नमस्कार बच्चों। तो आज हम हमारी हिंदी भाषा की व्याकरण को शुरू करने जा रहे हैं। तो व्याकरण को शुरू करने से पहले यह जो हिंदी भाषा है या फिर भाषा का हमारे जीवन में कितना महत्व रहता है तथा भाषा हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यह जो भाषा शब्द है, यह भाषा शब्द हमारी मूल भाषा यानी कि हमारे हिंदी भाषा की जो मूल भाषा है, जब भी मूल भाषा का जिक्र आता है तो मूल भाषा का अर्थ होता है संस्कृत। तो यह भाषा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ होता है कहना। भाष धातु का अर्थ क्या होता है छात्रों? कहना, यानी कि अपने विचारों को प्रकट करना। भाषा का अर्थ ही होता है कहना या फिर बोलना, यानी अपने विचार प्रकट करना। तो भाषा का हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व है? भाषा का हमारे जीवन में छात्रों बहुत महत्व है कि अगर भाषा रूपी कोई तत्व हमारे जीवन में मौजूद नहीं होगा तो किस प्रकार से हम जो अपने विचार है ना, विचार क्या होता है? हमारे मन में जो विचार उठते हैं ना, तो विचार की बात करें, विचार होता क्या है? विचार का अर्थ होता है मन की अध्वन्यात्मक इकाई, है ना छात्रों? क्या होता है? मन की अध्वन्यात्मक इकाई जो होती है वो होती है विचार। यानी कि हमारे मन की एक ऐसी इकाई जिसमें कोई ध्वनि नहीं होती है, वो अध्वन्यात्मक होती है। तो उसको ध्वनि का रूप प्रदान करके उसको किसी के सामने प्रस्तुत करना ही भाषा के रूप में हम उसको कर सकते हैं। यानी कि आज से पहले जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी तो भी वो अपने मन के विचारों को तो प्रकट करता ही है, यानी बिना अपने मन के विचारों को प्रकट किए हुए। जैसे किसी को प्यास लग रही है तो कक्षा में बैठा हुआ कोई विद्यार्थी, प्यास लग रही है तो वो किस प्रकार से अपने मन के भाव, या फिर जैसे वहां पर जो शिक्षक उपस्थित है, शिक्षक को पता नहीं होगा कि उसको प्यास लग रही है छात्र को या क्या हो रहा है, तो वो जो अपने मन के विचार है वो किसी न किसी माध्यम से बाहर निकालेगा ना, वो अपने मन के विचार किसी न किसी माध्यम से प्रकट करता है। तो इसी प्रकार ये भाषा जो है वो हमारे मन के विचारों को प्रकट करने की एक माध्यम होता है। यानी कि विचार जो है वो हमारे मन की अध्वन्यात्मक इकाई है, यानी जिसमें कोई ध्वनि नहीं है, तो इस इकाई को प्रकट करना ही भाषा के द्वारा हम प्रकट करते हैं। अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा के अर्थ होता है कि भाषा की परिभाषा किस प्रकार से बनती है, यानी कि भाषा किसे कहते हैं हम, ये किस प्रकार से कार्य करती है। परिभाषा जैसे अपन कह सकते हैं कि किसी प्राणी अथवा प्राणियों के समूह के द्वारा, किसी प्राणी अथवा प्राणी के समूह द्वारा अपने विचार, किसी प्राणी अथवा प्राणियों के समूह के द्वारा अपने विचार किसी दूसरे प्राणी अथवा प्राणियों के समूह तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। किसी दूसरे प्राणियों के समूह तक पहुंचाना ही भाषा कहलाता है। इस चीज को, यानी कोई प्राणी अथवा प्राणियों का समूह जो है वो अपने मन के विचार जो है वो किसी दूसरे प्राणी अथवा प्राणियों के समूह तक पहुंचाता है, इसको हम सरल भाषा में, बिल्कुल सहज भाषा में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान। क्या हो रहा है? विचारों की, अगर इसको सरल और सहज रूप में हम बात करें, जैसे कई सारी अलग अलग प्रकार की इसकी परिभाषाएं होती है। कोई कहता है कि किसी मानव के द्वारा किसी दूसरे को पहुंचाना, अपने मन के भाव पहुंचाना, लेकिन अगर इसको हम सरल भाषा में कहें तो सीधी सी बात है, सहज सी बात है कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को, विचारों का जो आदान प्रदान है, आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहा जाता है। यानी कि अपने विचार है, विचार मैंने पहले भी बताया, जैसे पहले बताया कि विचार मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। मन की क्या है? अध्वन्यात्मक इकाई। या फिर अपन कह सकते हैं कि विचार जो है वो हमारे मन की बात है। विचार क्या? हमारे मन की बात है। विचार मन की बात या फिर मन की अध्वन्यात्मक इकाई होती है। तो वो जो विचार है
उसका आदान प्रदान करना, यानी लेन देन, विचारों का लेन देन करना, यानी किसी को विचार, अपने विचार प्रकट करना किसी के सामने और उनके विचारों को समझना, यही भाषा होती है। विचारों के जो आदान प्रदान का माध्यम होता है, माध्यम का अर्थ क्या होता है बच्चों? माध्यम का अर्थ होता है साधन, यानी हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस साधन से कर रहे हैं। हम हमारे कार्य को सिद्ध करने में जो चीज उपयोगी होती है, जो वस्तु हमारे लिए सहयोगी बनती है, वो क्या कहलाती है? हमारे लिए साधन कहलाती है। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं तो किसके माध्यम से लिख रहा हूं? चौक के माध्यम से। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो किसके माध्यम से देख रहे हैं? मोबाइल के माध्यम से। तो यह हमारे साधन होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे मन के जो विचार होते हैं उनको हम किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं? अपने विचारों को प्रकट जो करने का हमारा माध्यम होता है, जो साधन होता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। अब अगर बात करें तो बच्चों, अब हम आते हैं भाषा की परिभाषा को समझने के बाद हम सीधे आते हैं भाषा के प्रकार। ये जो भाषा होती है इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? अगर बात करें, हम जो बात कर रहे हैं अभी हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले अगर छोटी सी बात करें कि हिंदी शब्द जो है, अगर आपसे सवाल कीजिए कि हिंदी शब्द स्वयं जो है वो किस भाषा का है, आप थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयास करें कि हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा का है। वैसे हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है। बच्चों कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का। हिंदी शब्द खुद जो है वो फारसी भाषा का है। अब हम इस भाषा के प्रकार के बारे में, भाषा के प्रकार, ये जो भाषा होती है कितने प्रकारों की होती है, किन प्रकारों से चलती है, तो बात करें भाषा के प्रकारों की तो भाषा बच्चों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। यानी हम भाषा कहते किसको है? विचार प्रकट करना, अपने मन के विचारों को प्रकट करना या फिर विचारों का आदान प्रदान करना, यही भाषा है। तो अब इसके 3 प्रकार है। यानी हम जो विचार प्रकट करते हैं, हम अपने विचार जो दूसरे मनुष्यों को बताते हैं, दूसरे मनुष्यों के विचार जो है उनको ग्रहण करते हैं। तो इसके जो तरीके हैं या फिर इसके जो प्रकार है वो कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। सामान्य सी बात है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कभी। 3 प्रकार कौन से है? पहला प्रकार है मौखिक भाषा। भाषा का कौन सा तरीका है? मौखिक भाषा। यानी कि हम अपने मुख विवर से बोल करके अपने विचार प्रकट कर सकते हैं मौखिक भाषा के द्वारा। दूसरा प्रकार अगर बात करें तो दूसरा प्रकार है बच्चों लिखित भाषा। कौन सा है? लिखित भाषा। यानी हम ये जो विचार प्रकट करते हैं इसका दूसरा जो माध्यम है या फिर दूसरा जो तरीका होता है वो होता है लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना। और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है या फिर तीसरा जो प्रकार है वो है बच्चों सांकेतिक भाषा। कौन सा है? सांकेतिक भाषा। अब किस प्रकार से ये भाषा चलती है, यानी हम अपने जो विचार है वो किस प्रकार से प्रकट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए मौखिक भाषा की, तो इसका अर्थ होता है बोलकर। इसमें जो वक्ता होता है वो बोलकर अपने विचार अभिव्यक्त करता है। बोलकर विचार अभिव्यक्त करना, किस प्रकार से? बोलकर विचार अभिव्यक्त करता है, यानी अपने जो विचार व्यक्त करता है वो बोलकर करता है। और इसमें एक श्रोता की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? श्रोता की, यानी सुनने वाला। इसमें दो जो है ऑब्जेक्ट काम करते हैं, जैसे एक जो बोलता है और दूसरा सुनता है। यानी कि एक तो बोलकर विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं और श्रोता यानी जो उसको सुनकर ग्रहण करता है। किस प्रकार से? सुनकर विचारों को ग्रहण करता है। तो ये होगी मौखिक भाषा, यानी बोलकर अपने विचार प्रकट करना और उसको सुनकर ग्रहण करना। जैसे कि किसी को प्यास लगी हो तो वो जो है बोलकर कह सकता है कि मुझे पानी की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये उसके मन की बात है तो वो उसको प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार अगर बात करें लिखित भाषा की, लिखित भाषा का अर्थ होता है लिखकर विचार प्रकट करना। लिखकर विचार प्रकट करना या फिर लिखकर विचार अभिव्यक्त करना। लिखकर विचार अभिव्यक्त करना, इसमें क्या करता है? इसमें जो है जो विचार प्रकट करने वाला व्यक्ति होता है वो लिखकर अपने विचार प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। तो लिखकर किस प्रकार से करेगा? जैसे इसमें जो होता है, एक होता है पाठक। इसमें जो विचारों को ग्रहण करने वाला होता है उसको अपन क्या कहते हैं? पाठक कहते हैं, यानी पढ़ने वाला। वह जो व्यक्ति है वो लिख करके अपने विचार अभिव्यक्त करने, अपने विचार जो है वो लिखकर अभिव्यक्त करेगा और सामने वाला जो है वो उस चीज को पढ़ करके विचारों को ग्रहण करेगा। यानी 2 चीजें इसमें भी होता है, एक होता है लेखक और दूसरा होता है पाठक। पाठक वह जो पढ़कर विचारों को ग्रहण करता है। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है सांकेतिक भाषा, यानी कि जहां पर हमें अपने मन के विचार प्रकट करने हैं लेकिन हमें मौखिक भाषा का प्रयोग भी नहीं करना है और हमें लिखित भाषा का भी प्रयोग भी नहीं करना है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसी परिस्थिति में जो है आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? सांकेतिक भाषा का, यानी इशारों के द्वारा विचार प्रकट करना। किसके द्वारा बच्चों? इशारों के द्वारा विचार प्रकट करना। इसमें व्यक्ति जो है वो इशारों के द्वारा ही अपने
विचार प्रकट करता है, यानी उसके मन में जो भी अभिव्यक्ति है उसको वो प्रकट करेगा, तो किसके द्वारा करेगा? इशारों के द्वारा वो प्रकट करेगा। इशार यानी संकेत करके, इशारे का अर्थ क्या होता है? संकेत करके। जैसे किसी कक्षा में जो है कहीं बाहर जाने के लिए तो वो जो है कोई संकेत कर लेगा, या किसी को बुलाना है तो आप जो है सिर के संकेत के द्वारा उसको इधर की तरफ इस प्रकार से इशारा कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से ये भाषा होती है। भाषा जो है उसके प्रकार कितने हैं? 3। अब अगर बात करें, जैसे आपसे प्रश्न किया जाए कि जैसे एक तो है कि मौखिक भाषा में आवाज होती है, ध्वनि होती है, यानी बोलकर उसको अभिव्यक्त किया जाता है, तो उसमें एक तो बोलने वाला होगा और एक सुनने वाला होगा। लिखित भाषा है तो कुछ न कुछ लिखा हुआ होगा और उसको पढ़ने वाला होगा, पाठक होगा। और इशारों में जो है सांकेतिक भाषा में इशारों के द्वारा। अब आपसे अगर प्रश्न किया जाए, जैसे मैंने प्रश्न किया कि गाड़ी का हॉर्न बजना, गाड़ी का हॉर्न बजना, तो यह जो है यह कौन सी भाषा के अंतर्गत आएगा? गाड़ी ने हॉर्न बजाया, हमने सुना, है ना, एक प्रकार से ये जो ध्वनि है। अब अगर इसको आप इस 3 प्रकारों में आप रखने की कोशिश करें तो किस में रखोगे? वैसे गाड़ी का हॉर्न बजना जो है वो सांकेतिक भाषा होती है। अब आप कहोगे कि सांकेतिक भाषा क्यों? क्योंकि गाड़ी का जो हॉर्न बज रहा है उसमें कोई स्पष्ट आवाज नहीं है, उसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि ये जो है क्या चीज है, तो गाड़ी का हॉर्न बजना जो है वो सांकेतिक भाषा है। अब आप कहोगे कि सर जैसे अपन रोड पर चलते हैं तो रोड के किनारे, सड़क के किनारे जो है कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, तीर का निशान होता है, तो वो भी लिखा हुआ है और हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो संकेतक लगे होते हैं वो भी कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा, क्योंकि उसमें कुछ स्पष्ट वर्ण नहीं लिखी हुई है। लिखित भाषा का अर्थ होता है उसमें कुछ न कुछ स्पष्ट वर्ण लिखे हुए होंगे, उसको अपन लिखित भाषा कह सकते हैं। अगर बात करें इसमें सबसे सरल भाषा की जो 3 प्रकार है उसमें सबसे सरल भाषा जो होती है, सबसे सरल बात करें तो वो होती है, कौन सी होती है? मौखिक भाषा। इसमें सबसे सरल तरीका जो है वो इसका कौन सा है? मौखिक भाषा। फिर अगर बात करें कि सबसे कठिन जो होती है, कठिन होती है इसमें सांकेतिक भाषा। बच्चों कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। क्यों? क्योंकि संकेत जो होते हैं वो कभी भी निश्चित नहीं होते, तो सांकेतिक भाषा जो होती है वो सबसे कठिन होती है। संकेत कभी निश्चित नहीं होते कि इस चीज का जो है कौन सा संकेत है और किस प्रकार से संकेत किया जा रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए ये पता करेंगे कि अब जो भाषा है उसको किस प्रकार से विभाजित किया गया, अथवा भाषा को सरल तरीके से समझने के लिए कि उसको जो है, या फिर बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, या भाषा को अलग अलग तरीके से कैसे। तो सबसे पहले एक जो बच्चा है वो जो सीखता है, सबसे पहले अगर भाषा की बात करें तो एक बच्चा सबसे पहले जो सीखता है वो होता है मातृभाषा। कौन सी सीखता है? मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ होता है जो भाषा बच्चा अपनी माँ से सीखता है। किससे सीखता है? माँ से सीखता है, अपनी माता से सीखता है। बच्चे का अगर प्रथम शिक्षक कहे तो बच्चे का प्रथम शिक्षक जो होता है वो उसकी माँ होती है। जो भाषा वह माँ से सीखता है उसी को मातृभाषा कहा जाता है। इसके बाद में अगली कड़ी में जो भाषा आती है वो आती है हमारी बोली। कौन सी आती है बच्चों? बोली। बोली का अर्थ होता है क्षेत्रीय भाषा, यानी बच्चे के आसपास, उसके आस पड़ोस में जो भाषा बोली जाती है उसको क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। जो बच्चा अपने परिवार में रहकर, अपने समाज में रहकर जिस भाषा का प्रयोग करता है वो भाषा कहलाती है बोली, यानी उसको हम क्या कह सकते हैं? बोली, जो कि वो अपनी क्षेत्रीय जो होती है वहां। अब इस जो बोली है इसकी कोई भी निश्चित लिपि नहीं होती है। क्या नहीं होती बच्चों? निश्चित लिपि नहीं होती। जिस प्रकार से हमारे भाषा हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है, तो इस प्रकार से इस बोली की कोई भी निश्चित लिपि नहीं होती और इसका कोई साहित्य उपलब्ध नहीं होता। इसका कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं होता है। यह जो है सिर्फ किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इसीलिए इसको बोली के नाम से। अब अगर इसके बाद में बात करें तो आती है प्रादेशिक भाषा। कौन सी आती है बच्चों? प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में वह भाषा जिसके अंदर उसका निश्चित साहित्य होता है और उसकी लिपि होती है, जो किसी निश्चित राज्य में बोली जाती है। जैसे अपन बात करें गुजरात, तो गुजरात की जो प्रादेशिक भाषा कौन सी है? गुजराती। इसी प्रकार कर्नाटक की जैसे कन्नड़, जैसे बंगाल में बंगाली बोली जाती है। तो इसी प्रकार एक उसका निश्चित साहित्य व लिपि उपलब्ध होती है, उस भाषा को प्रादेशिक भाषा के अंतर्गत अपन रख सकते हैं। जैसे अपन कहें कि हमारे राजस्थान की प्रादेशिक भाषा, तो राजस्थान की कोई प्रादेशिक भाषा नहीं है, हम जो है यहाँ पर हिंदी भाषा को ही अपनाते हैं, यानी कि वहां पर उनके जो कुछ संवैधानिक कार्य भी होते हैं तो वो सारी जिसके अंतर्गत होती है उसी को कहते हैं प्रादेशिक भाषा। इसके बाद में विकास क्रम में
अगला नंबर जो आता है वो आता है राजभाषा। यानी कि एक राजभाषा हम किसको कह सकते हैं, जिसके अंदर उसके सरकारी कामकाज चलते हैं, जिस भाषा के अंदर किसी राष्ट्र विशेष के जो भी सरकारी कार्य चलते हैं उस भाषा को कहा जाता है राजभाषा। जैसे हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है, हिंदी। कुछ बच्चे जो है वो कहेंगे कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी जो है उसको हम राष्ट्रभाषा के अंतर्गत नहीं रख सकते, इसको जो है हम क्या कहेंगे, राजभाषा। यानी जिसके अंतर्गत हमारे जो भी सरकारी कार्यालय के जो भी कामकाज चलते हैं उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। इसकी अगली कड़ी में जो है आती है भाषा जो है वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। क्या कहलाती है बच्चों, राष्ट्रभाषा। तो हिंदी जो है उसको हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं दे सकते, उसको हम राष्ट्रभाषा के अंतर्गत क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसको लगभग 66% लोग जो है लगभग 66% लोग बोल सकते हैं और उसको 75% लोग जो है वो उसको समझ सकते हैं। ऐसी भाषा जिसको 66% लोग बोल सकते हैं और 75% लोग जो है वो समझ सकते हैं, ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी तक हमारे देश में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब हम भाषा की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि ये जो भाषा है उसकी विशेषताएं क्या है। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं रहेंगी। सबसे पहले भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति होती है। भाषा कैसी होती है, अर्जित संपत्ति। ये जो है हमें किसी न किसी से अर्जित की हुई होती है, ये प्राप्त की हुई होती है, भाषा अर्जित संपत्ति होती है। भाषा जो वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा क्या है, सामाजिक, यानी समाज के अंदर की प्रक्रिया है, एक दूसरे के बीच में विचार प्रकट करना। तो भाषा जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है। और भाषा क्या होती है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। इसका अगला जो विशेषता है वो क्या है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है, यानी भाषा जो है वो बदलती रहती है, भाषा हमेशा बदलती रहती है। अगली बात करें तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे भाषा जो है उसमें ये नहीं है कि निश्चित हो, उसको जो है बार बार परिवर्तित किया जा सकता है या फिर उसको आगे और भी बढ़ाया जा सकता है, उसका विकास भी हो सकता है। तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। इसके अलावा इसके अगर विशेषताओं की बात करें तो भाषा का मानक रूप होता है, भाषा का एक निश्चित रूप होता है। भाषा का क्या होता है, एक माना हुआ निश्चित रूप होता है। तो भाषा का मानक रूप भी होता है। और यह जो भाषा है, यह भाषा जो है ये हमारे लिए क्या है, भाषा संस्कृति की परिचायक होती है। बच्चों किसकी परिचायक होती है, संस्कृति की परिचायक। यानी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो चले आ रही पुरानी जो रीति रिवाज या फिर हमारी संस्कृति के अंतर्गत हमारे जो बोलचाल है, तो इस सब की परिचायक भी कौन होती है, भाषा होती है। भाषा जो है वो संस्कृति के परिचायक होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भाषा जो है वो हमेशा कठिन से सरल सूत्र की ओर चलती है। यानी भाषा शुरू में हमें जो है कठिन लगती है और उसके पश्चात जो है वो सरल रूप लेती जाती है। तो आशा करते हैं कि आज जो भाषा का टॉपिक है जो ये आपको अच्छा लगा होगा। अब फिर मिलते हैं अपन कल दूसरे टॉपिक के साथ। व्याकरण की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।